क्लास 10th का बायोलॉजी का आवर एनवायरनमेंट जो है वो देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। पूरा लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे नोट्स मैं होप कर रहा हूं आप लोग जो है वो नोट कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से डिफाइन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, पर्यावरण का मतलब जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस किसी भी रीजन की जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसको हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिजिकल कंडीशंस, केमिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल कंडीशंस से मतलब क्या है, ये चीज मैं आपको जो है वो समझा देता हूं। फिजिकल कंडीशंस मतलब वो रीजन प्लेन है, रेगिस्तानी इलाका है, बीच वाला इलाका है, पहाड़ है, उस पर्टिकुलर जगह पे गर्मी है, सर्दी है, किस तरह का क्लाइमेट है, वो सब कुछ जो है वो फिजिकल कंडीशंस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास आ जाता है। केमिकल कंडीशंस, एयर की क्वालिटी कैसी है, पानी का लेवल जो है वो वहां पे क्या है, पानी की क्वालिटी जो है वो क्या है, ड्रिंकेबल वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, सांस लेने वाली हवा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है, कहीं ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से और केमिकल्स जो है वो एयर में प्रेजेंट ना हो, तो वो एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा यहां पे हम लोगों के पास है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब आसपास के इलाकों में और कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो रह रहे हैं साथ में, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, टाइगर जिसको बोलते हैं लेपर्ड, उनके साथ रह रहे हो आप, या आप इंसानों के साथ जो है वो रह रहे हो, तो किस तरह के लोग आपके साथ रह रहे हैं, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके साथ रह रहे हैं, किस तरह के प्लांट्स वहां पे प्रेजेंट है, किस तरह की क्रॉप प्रोडक्शन वहां पे जो है वो हो रही है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो आवर एनवायरनमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास देखो, जैसे यहां पे लिख दिया कि एयर आ गई, लाइट आ गई, सॉइल आ गई, टेम्परेचर आ गया उस जगह का, वाटर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स जो है, ये सारी चीजें आवर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आ जाती हैं। अब इसके अंदर दो तरह की चीजें जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। पहला होता है हमारे पास फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स से मतलब क्या है, ए बायोटिक फैक्टर्स, दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। ये जो है जीव जंतु नहीं है, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, सिंपल ए बायोटिक। ए बायो मींस लाइफ, ए बायो मींस जिसमें लाइफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूं, इट हैज नथिंग टू डू विद द लाइफ। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो ये लाइफ नहीं है, इट इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म या लाइफ। एयर लाइफ नहीं है, बॉडीज जो है वो वाटर बॉडीज लाइफ नहीं है, सॉइल जो है उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो सॉइल इटसेल्फ जो है वो हम लोगों के पास, हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाते हैं लिविंग या बायोटिक फैक्टर्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम लोगों के पास देखने को मिल रही हैं, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, जीव जंतु आ गए, बैक्टीरिया आ गए, फंगी आ गए, डीकंपोजर्स आ गए, जो कड़े साले चीजों को जो है वो खराब करने में या साड़ने में जो है वो उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। ये सब चीजें जो है वो हम लोगों के पास बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो है वो आती है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों के पास दो चीजें आ रही हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम लोगों के पास क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो डीकंपोज हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे सीवेज हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है ऐसे जो इनको सड़ा के जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि ये नेचर के अंदर जो है वो घुल मिल जाए या सॉइल के अंदर जो है वो अपनी रॉ फॉर्म के अंदर जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाए। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल देते हैं, जिनके अंदर माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, फंगीज, डीकंपोजर्स उसको सड़ाने में जो है वो हेल्प करें, उस चीज को जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो कन्वर्ट कर दें। वो सारे वेस्ट जो कन्वर्टेबल हैं उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बोल देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा। जो भी एंजाइम्स, बैक्टीरियाज और फंगी सिक्रीट करते हैं वो इनको ब्रेक डाउन करने में जो है वो हेल्प करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में इनको जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे ये सारा का सारा वेस्ट जो है एक सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वेस्ट नहीं रहता, किसी और फॉर्म में जो है वो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सारे मटेरियल्स को हम लोग अपने पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास बेटा जी एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एकदम उल्टा, जिन सब्सटेंसेस को माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज या फंगी जो है वो अपने एंजाइम्स के थ्रू, अपनी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट केमिकल्स के थ्रू जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में अगर ना कन्वर्ट कर पाए, तो ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को हम लोग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को डिकंपोज करना माइक्रोब्स के द्वारा जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो इवन बायोडिग्रेडेबल भी हैं। बायोपोल उनको जो है वो हम लोग बोलते हैं, या बायोपॉलीमर्स जो है वो उनको हम लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा कैप्सूल वगैरह खाते हैं
लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं, उसके बाहर एक काइंड ऑफ प्लास्टिक जैसा दिखने वाला मटेरियल जो है वो होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो स्टिल डिकम्पोज हो रहा है। उसके ऊपर कभी पानी डाल के देखो, वो डिकम्पोज जो है वो हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर उस बनाया इस तरीके से गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स है उसको डिग्रेड करके उसके अंदर से दवाई को एक्सट्रैक्ट जो है वो कर ले। ठीक है, तो हम लोगों के पास प्लास्टिक्स, डीडीटीज, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इंसेक्टिसाइड्स, ग्लास, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। द सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसके सब्सटेंसेस जो है वो नहीं ब्रेक डाउन किए जा सकते सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। एंजाइम्स जो भी सिक्रीट हो रहे हैं इन बैक्टीरियाज के द्वारा या फंगी के द्वारा, ये आर नॉट कैपेबल टू डिग्रेड सच वेस्ट, वो इन वेस्ट को डिग्रेड करने में कैपेबल जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं कि कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हम लोगों के पास एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं, हाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। तो इसके अंदर देखो, जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए या हैवी मेटल्स हो गए जो पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, वो उस लैंड को बैरन कर देते हैं। बैरन कर देते हैं मतलब उसकी फर्टिलिटी को, उसकी उपजाऊ क्षमता को जो है वो कम कर देते हैं। वो लैंड जो है वो डेजर्टिफाई हो जाती है, क्योंकि देखो एक सॉइल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है, बहुत सारे बैक्टीरियाज उसके अंदर प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है, जो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे हैं, सीडलिंग्स बनने में हेल्प कर रहे हैं, जर्मिनेशंस में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। अगर वो नहीं प्रेजेंट होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम लोग इस तरह के केमिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल अगर ज्यादा कर दें सॉइल के ऊपर, तो सॉइल की सर्टेनली जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है, लैंड्स जो है वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फूड चेन्स को जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इंपैक्ट कर रहे हैं। फूड चेन्स हम लोगों के पास आगे जो है वो आएगा, जैसे हम लोग जो है सन जो है वो सन से प्लांट्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, प्लांट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई दूसरे एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, उन दूसरे एनिमल्स को और बड़े एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको और बड़े एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चेन बनी हुई है, मतलब कौन किसको खा रहा है उसके बेसिस के ऊपर ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है सारी की सारी फूड चेन्स को भी इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि देखो अगर लैंड खराब होगी तो प्लांट्स जो है वो उसके अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, टॉक्सिसिटी प्लांट्स के अंदर ज्यादा होगी तो प्लांट्स को जो कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो एंटर करेगी। तो धीरे धीरे सब लोग जो एक दूसरे को कंज्यूम करते जा रहे हैं वो उनमें टॉक्सिक लेवल बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। तो इस तरीके से जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे पास एनवायरमेंट को और अफेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं इवन अंडरग्राउंड वाटर को, सरफेस वाटर को और सॉल्ट्स को, जिससे सारा का सारा काम जो है वो खराब हो रहा है और काफी ज्यादा इंपैक्ट्स जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, तो फिर अगर ऐसा लगता है यार नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ठीक है बहुत बुरा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ताने हमने इसको मार दिए, तो क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा होता है? तो क्या अगर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो वो सही है हम लोगों के लिए? अगर सारा वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल ही हो तो उस चीज पे जो है वो हम लोग देखो कैसे लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, वो माइक्रोब्स के द्वारा जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्योंकि देखो एक बायोलॉजिकल वेस्ट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो माइक्रोब्स चाहिए उनको बट ऑब्वियसली टाइम लग रहा है। अब वो टाइम अगर आप जो है वो उस चीज को सहन कर सको, मान लो आपके घर के आसपास जो है वो सुअर मर जाए या कोई कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, कोई भी जानवर जो है वो मर जाए, उसकी बहुत ज्यादा बदबू जो है वो फैल जाती है। यू कांट से लाइक कि ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डोंट टेक टेंशन, इसको यहीं पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी पर्टिकुलरली जो है वो क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे बदबू जो है वो फैल रही है, उसके बॉडी के अंदर से जो चीजें निकलेंगी वो आपको बीमारियां जो है वो फैला सकती हैं। माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, वायरस, फंगी जो भी उसके ऊपर जो वो फीड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो अच्छे हैं। तो इन लोगों को मतलब जैसे मान लो कोई जानवर मर गया तो उसको उठा के ऐसी जगह पटक देते हैं जहां पे ह्यूमैनिटी जो है वो दूर दूर तक नहीं रह रही होती है, बदबू का इतना ज्यादा असर जो है वो नहीं होता। तो यूजुअली शहरों के बाहर, गांव के बाहर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, कितना बड़ी चीज है और कितना टाइम उसको लग रहा है सड़ने में। कई बार हम लोग वेट नहीं कर सकते उतनी ज्यादा,
हम लोग जो है वो वेट करें कि सारा का सारा सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट होगा, आराम से बैठे रहो चिल मार के कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट तो कर रहा है एनवायरनमेंट को, जब उसका अमाउंट जो है वो लार्ज है तो पॉल्यूट होगा, क्योंकि वो टाइम से जो है वो हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो राइट टाइम पे जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, जिसका इंपैक्ट जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम पे पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स पे पड़ेगा, सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो टाइम से जो है वो सारी चीजें हों, ट्रांसपोर्ट उनका जो है वो प्रॉपर हो, तो ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कि वो सही से जो है वो डिग्रेड कर जाए। अमाउंट बहुत ज्यादा है तो बहुत दिक्कत है, उठा के एक से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, लेबर जो है वो लगानी पड़ेगी, ताकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अमाउंट ज्यादा है तो भैया पंगा ही पंगा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स होने बड़े जरूरी हैं, जो हमारे देश में आप सबको पता है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम्स की बात करते हैं अब हम लोग। तो कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड इंटरेक्ट। इकोसिस्टम एक पूरा सिस्टम है, मतलब हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट हम लोगों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो हम लोगों के पास जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स का जो एक साथ एक दूसरे के साथ जो है एक जिसको बोलते हैं सिस्टम के अंदर रहा, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जैसे पेड़ हैं लगे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ देते हैं, हमें जो है वो क्रॉप्स दे रहे हैं, हमें जो है वो फ्रूट्स दे रहे हैं, हम लोग इन रिटर्न उनको ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ जो है वो हम लोग भी एनवायरनमेंट के लिए आजकल जो है वो कर रहे हैं। तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, कि वो एनवायरनमेंट के अंदर रह सके और आराम से जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, तो वो सारी की सारी कम्युनिटी, सारे के सारे फैक्टर्स, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, बायोटिक हो, एबायोटिक हो, वो सब कुछ जो है वो हम लोगों के पास एक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो आता है। इसके जैसे एग्जांपल्स हो गए, जैसे पॉन्ड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट्स हो गए, लेक्स होगी, रिवर्स होगी, माउंटेन्स हो गए, सी हो गया, ये सब कुछ जो है वो इकोसिस्टम का पार्ट जो है वो होगा। अब इसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो एबायोटिक फैक्टर्स की कौन कौन से हैं जो इकोसिस्टम के हैं, तो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल होगी, वाटर हो गया, एयर होगी। ये नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि बहुत जरूरी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है नाइट्रेट्स के फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन गैस बहुत जरूरी है, जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटाशियम जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम लोगों के पास आ जाते हैं, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं जो इकोसिस्टम के हम लोगों के पास होते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, बट ऑब्वियसली प्लांट्स जो खाने को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में जो है वो हेल्प कर रहे हैं, सन की सोलर एनर्जी को फूड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखने वाले ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हम लोगों के पास इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग हिटोट्रॉफ्स जो है वो बोल देते हैं, जिसके अंदर सारे एनिमल्स जो भी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, वो हम लोगों के पास जो है वो आ जाते हैं। अब इनकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास कार्निवोर्स जो है वो इसके अंदर कंसीडर हम लोग जो है वो करते हैं, जो हिटोट्रॉप्स को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। डीकंपोजर्स इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, फंगी हो गया, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं, गला रहे हैं चीजों को, सड़ा रहे हैं, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखने वाले जो भी डीकंपोजर्स हैं वो सारे के सारे इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो है वो आ जाते हैं, या इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आपको जो है वो क्लियर है। अब उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार क्रॉप्स तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्या? क्रॉप्स जो है, देखो कोई भी चीज जहां पे इंसान उंगली कर रहा है या इंसान उसको उगा रहा है या इंसान का इंटरवेंशन हो रहा है उस चीज को मेंटेन करने के लिए, वो सारे के सारे हमारे पास एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स आर मैन मेड है और बहुत सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके जो है वो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो हमारे यहाँ पे कुछ साल पहले 200 100 सवा सौ साल पहले तक हम लोग नहीं ग्रो कर रहे थे, जैसे इवन की वीट भी हो गया, ठीक है, ज्यादा हम लोग ग्रो नहीं करते थे। लेकिन एक सर्टेन रेवोल्यूशन आया, इंसान ने जो है वो चीजों को मैनिपुलेट किया, ग्रीन रेवोल्यूशंस बोल लो या वैसे बोल लो, जिसमें क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस करके जो है वो उगाई गई, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। तो इंसान क्रॉप्स के लिए सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस को मैनिपुलेट कर लेता है, तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो क्योंकि इसके अंदर नेचर डायरेक्ट इंटरवीन जो है वो नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वी डोंट क्लीन लेक्स एंड पॉन्ड्स बट एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। अब यहां पे देखो लेक्स एंड पॉन्ड्स को क्लीन करने की जरूरत जो है वो ज्यादा नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, उसके अंदर सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट है। उसके अंदर जो है वो अगर बायोटिक कंपोनेंट्स हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल करने के लिए जो भी डीकंपोजर्स चाहिए होते हैं उस चीज को गलाने सड़ाने के लिए, वो सब जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एक कंप्लीट फूड चेन जो है वो बनी होती है, जिसके अंदर एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे को खा रहा है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और उसका एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डीकंपोजर्स बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एक्वेरियम के अंदर नहीं होता। क्योंकि एक्वेरियम जो है वो मैनमेड है, उसने जो है वो सिर्फ 2 4 5 मच्छियां रख के जो है उसको बना रखा है, और सारा का सारा सिस्टम जो है वो मैनुअली ऑपरेट कर रहा है, सफाई भी उसकी मैनुअली कर रहा है, ठीक है। अगर कोई मच्छी डेड हो जाती है तो उसको निकाल के जो है वो बाहर फेंकना पड़ रहा है, उसको खाने के लिए कोई और बड़ी मछली जो है वो वहां पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के अंदर जो है वो हो जाता है, जबकि पॉन्ड्स एक नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स और लेक्स का अपना एक क्लीनिंग मैकेनिज्म है, और जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जबकि एक्वेरियम के अंदर जो है ये सब चीजें नहीं प्रेजेंट होती हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बेटा जी इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग आगे कंसीडर करें तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं, ये बार बार हम लोग इस टर्म को यूज कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे जो है वो इसको लिख लेते हैं, एडवांटेजेस भी इसकी जान लेते हैं। तो डीकंपोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे गार्बेज हो गया, डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं, ताकि वो सॉइल के अंदर जो है एक रॉ फॉर्म में एंटर कर सके, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो इंप्रूव कर सके। वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग करने वाले माइक्रोब्स को हम लोग डीकंपोजर्स बोल देते हैं। कुछ इसकी क्या है एडवांटेजेस हैं, ये नेचुरल स्क्वेंजर्स हैं, ठीक है, और रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे हैं। देखो हमारी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अगर मान लो एक डेड बॉडी है तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नेचर चाहती है कि ना भाई ये न्यूट्रिएंट्स हमारे वेस्ट ना हो, ये दोबारा से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होके दोबारा से सॉइल के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर या जहां से वो आपकी बॉडी में एंटर की है वहां पे फिर से जो है वो एंटर कर जाए। तो वो सारा का सारा एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है जो न्यूट्रिएंट्स का हम लोगों के पास हो रहा है, जो हम लोग जो है वो कौन कर रहा है, डीकंपोजर्स जो है वो कर रहे हैं। बहुत खतरनाक सा एक मैकेनिज्म इनकी बॉडीज के अंदर जो है वो रहता है, जिससे सर्टेन एंजाइम्स जो है वो चीजों को गला सड़ा के सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करके नेचर को दोबारा से, क्योंकि देखो हर चीज नेचर ने दी है, नेचर कह रही है भाई तेरा कुछ नहीं है, तू मरेगा तो मैं तेरे से सारा कुछ जो है वो छीन के दोबारा से नेचर को जो है वो दे दूंगी। इट्स जस्ट ऑन रेंट। जो हम लोगों की बॉडी के अंदर चीजें हैं वो एक रेंट पे हैं, जिसको हम लोग अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो रखने वाले हैं। उसके बाद बॉडी जब डिकम्पोज करेगी तो सारी रेंट वाली चीजें जो है वो जिस मर्जी फॉर्म में प्रेजेंट हो, मैकेनिक ने तोड़ ही लेनी है, डिकम्पोजर ने तोड़ ही लेनी है और दोबारा से एनवायरनमेंट को वापस कर ही देनी है, ठीक है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये सब जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो एक टर्म आ रही है जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, जो एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस जो है वो कर रहा है। जैसे जो हमारे पास सन है, सन से जो है वो प्लांट्स ने एनर्जी गेन की, प्लांट्स एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर रही है, प्लांट्स एनर्जी जो है वो एनिमल्स को ट्रांसफर कर रही है, जो हिटोट्रॉप्स हैं, हिटोट्रॉप्स से कार्निवोर्स को ट्रांसफर कर रही है, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स को जो है वो ट्रांसफर कर रही है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो पूरा हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस या ये एक सीक्वेंस को हम लोग फूड चेन जो है वो बोल देते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब छोटे प्लांट्स जो सनलाइट से जो है वो फोटोसिंथेसिस करके बने हुए हैं, या एक्वेटिक प्लांट्स जो है उनको लार्वा और इंसेक्ट्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। लार्वा और इंसेक्ट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, फिशेस
कंज्यूम कर रही है, फिशेस को जो है वो आके बर्ड्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये एक सारा का सारा प्रोसेस, एक साइकिल जो हम लोगों के पास यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम लोग जो है वो फूड चेन बोल देते हैं। या कई बार स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लार्वा कंज्यूम कर रहा है, लार्वा को इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स को फिशेस खा रही हैं, फिशेस को बर्ड्स खा रहे हैं। एक सीक्वेंस आपके सामने है कौन किसको खा रहा है, ठीक है। बर्ड्स को कोई और खा रहा होगा, ठीक है, उसको कोई और खा रहा होगा। तो एक पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो हम लोगों के पास बनी हुई है इकोसिस्टम में। तो ये सारा का सारा एक यूनिडायरेक्शनल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा का सारा एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है। ये इसको कभी नहीं खा सकता, ये इसको कभी नहीं खा सकता, और ये इसको कभी नहीं खा सकता। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। नेचर बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइंड है, चीजें बहुत सिस्टम से जो है वो बनी हुई है, ठीक है। बर्ड्स को फिशेस नहीं कंज्यूम कर रही क्योंकि बर्ड्स हवा में उड़ रहे हैं, फिशेस पानी के अंदर है। फिशेस को जो है वो इंसेक्ट्स कंज्यूम नहीं कर रहे अनलेस अनटिल उसकी बॉडी डेड ना होगी हो, और इंसेक्ट्स को जो है वो प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं अनलेस अनटिल वो जो है वो कार्निवोर्स प्लांट के अंदर जो है वो ना आता हो, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह रहते हैं, ठीक है। बट उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा का सारा एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो ये आपको जो है वो क्लियर। अब बेटा जी जो है वो हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे कि फूड चेन्स के अंदर जो सन है, उसके बाद प्लांट्स आ रहे हैं, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल जो सन से डायरेक्ट एनर्जी को जो है वो कंज्यूम कर रहा है। सेकंड लेवल कौन सा होगा, जो डायरेक्टली प्लांट्स को जो है वो कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। थर्ड लेवल कौन सा होगा, वो हिटोट्रॉप्स को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, वो कार्निवोर्स को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। तो इस तरह से लेवल्स जो है वो चीजों के बिल्डअप हो रखे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स। कौन सी चीजों को क्या कब कैसे कहां जो है वो कंज्यूम कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रॉपिक लेवल्स बने हुए हैं। तो वेरियस स्टेप्स हैं जो फूड चेन्स के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं, फूड को ट्रांसफर करने में जो है वो हेल्प कर रहे हैं, जिनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो बोल देते हैं। जैसे ग्रास की बात की जाए, ग्रास एक प्रोड्यूसर है जो सन से एनर्जी को गेन कर रहा है, और उसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। ग्रास को इंसेक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इंसेक्ट्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, ठीक है। और हर्बीवोर्स हैं, और इनको हम लोग सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद ये प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी इनको कंज्यूम करने वाले, फिर इंसेक्ट्स को फ्रॉग्स खा रहे हैं, फ्रॉग्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि कार्निवोर्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास आ रहे हैं। और ये एक इस पर्टिकुलर चेन के अंदर जो दिख रहा है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। फोर्थ स्नेक आगे जो फ्रॉग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो है वो हो गया। उसके बाद स्नेक्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, वो हो गए हमारे पास पीकॉक। पीकॉक जो है वो टॉप कार्निवोर है, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये हम लोगों के पास जो है वो रहता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इनके अंदर, जिसमें फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो एक कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम से दूसरे कंपोनेंट या दूसरे सिस्टम, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। वो बता रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारा कुछ जो है वो हम लोग एक फूड चेन से या इन ट्रॉपिक लेवल्स से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने जो है वो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल का एक भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए, सारा का सारा ट्रॉपिक लेवल जो है वो खत्म हो जाए, तो क्या इंपैक्ट जो है वो उस चीज का होगा, ठीक है। अब इसको जो है ना वो मैं एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाता हूं। यहां पे जो है वो आप देखो जरा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारा सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो यहां पे ग्रास खत्म हो जाए, सारा का सारा ग्रास जो है वो खत्म हो गया, किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे इंपैक्ट जो है वो जनरेट हो जाए। हम एक एक करके सारा अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रास खत्म हो गया, ग्रास खत्म हो गया तो भैया प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले मरेगा क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि उसका फूड ही खत्म हो गया। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं मरेगा जल्दी क्योंकि उसके लिए बहुत सारी प्राइमरी डेड बॉडीज रेडी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो खाना मिल नहीं रहा। वो भाई भैया उनको कौन खाएगा? उनको फ्रॉग्स खाएंगे। इंसेक्ट्स कीड़ों को खाना मिल नहीं रहा, कीड़े फ्रॉग को खा नहीं सकते, तो फ्रॉग कीड़ों के लिए कीड़े बहुत ज्यादा मरने वाले हैं क्योंकि उनकी डाइट जो है वो खत्म हो गई है। तो अल्टीमेटली फ्रॉग्स को इंसेक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे खाने के लिए। अब जब सारे इंसेक्ट्स खत्म हो गए, अब फ्रॉग्स का खाना खत्म हो रहा है।
अब जब फ्रॉग्स का खाना खत्म हो गया तो स्नेक खुश हो गए, क्योंकि स्नेक्स के लिए बहुत सारी फ्रॉगों की डेड बॉडीज जो है वो बनने वाली है। अब डेड बॉडीज जो फ्रॉग्स की स्नेक्स ने कंज्यूम कर ली, तो अब फ्रॉग्स भी खत्म हो चुके हैं। तो फ्रॉग्स अगर खत्म हो गए तो हमारे पास स्नेक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्नेक्स का फूड जो है वो खत्म हो गया। अब स्नेक्स का फूड अगर खत्म हो गया तो स्नेक्स पीकॉक्स के लिए जो है वो बच गए। पीकॉक्स ने सारे स्नेक्स को कंज्यूम कर लिया, थोड़े टाइम के बाद पीकॉक का खाना खत्म हो जाएगा और उसके बाद काम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इतने खतरनाक तरीके से एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट जो है वो हो रहे हैं। अब मान लो होगा क्या, मैं इसमें से एक और लेवल मान के चलता हूं। मान लो ये खत्म हो गया, ये पर्टिकुलर लेवल यहां से खत्म हो गया, फ्रॉग्स सारे एकदम से उड़ गए, कुछ हो गया नेचर के अंदर, तो कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कीड़ों को खाने वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी अब नहीं है। कीड़ों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब कीड़ों ने बहुत ज्यादा क्योंकि बढ़ गए, ग्रास उतना प्रोड्यूस हो नहीं रहा, तो कीड़े सारा का सारा ग्रास खत्म करके फर्स्ट प्राइमरी लेवल को ही डिस्टर्ब कर देंगे। फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसको खत्म कर देंगे कीड़े खुद। अब कीड़ों ने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल खत्म कर दिया, कीड़ों का फूड खत्म हो गया। कीड़ों का फूड खत्म हो गया, कीड़े भुखमरी से खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि इनका सारा फूड जो है वो खत्म। अब क्योंकि फ्रॉग्स खत्म हो चुके थे तो बट ऑब्वियसली स्नेक्स खत्म हो गए। अब स्नेक्स खत्म हो गए तो बट ऑब्वियसली पीकॉक भी खत्म हो गया। कोई सा भी उठा लो, एक भी ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाए, पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी नेचर ने जो है वो डिजाइन कर रखी है चीजों के अंदर, जो कि आपको जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है शायद एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है, आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस विल स्टॉप द ट्रांसफर, जो है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं होगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, जिससे प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो हायर ट्रॉपिक लेवल है वो मर जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो फूड नहीं बनेगा मिलेगा, और इससे पूरा का पूरा इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा इकोसिस्टम के अंदर, जिससे सारा का सारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, कोई भी एक छोटी फूड चेन दो जिसमें 4 ट्रॉपिक लेवल्स हो और एक्वेटिक फूड चेन हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वेटिक फूड चेन का। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, ये हम लोगों के पास फोटोसिंथेसिस करने वाले छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टॉन्स, ये लार्वाज, छोटे छोटे कीड़े हो गए। उसको खाने वाली स्मॉल फिशेज होगी, और स्मॉल फिशेज को खाने वाली बिग फिशेज होगी। ये सारा का सारा एक 4 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन के अंदर जो है वो शो हो रहा है। बिग फिशेज को खाने वाली शार्क्स होगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। क्या फर्स्ट जैसे हमने 5 ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े अभी, क्या अगर जो है वो हम लोगों के पास फ्रॉग्स को रिमूव करने की बजाय हम पीकॉक्स को रिमूव कर दें सिस्टम के अंदर से, तो क्या इंपैक्ट अलग होगा कि प्लांट्स को रिमूव कर दें या इंसेक्ट्स को रिमूव करने से? देखो अल्टीमेटली कोई भी जानवर या कोई भी टॉपिक लेवल के अंदर से कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जा रहा है, वो एक ऐसा दिन आएगा जब पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो खत्म हो जाएगा। इंपैक्ट के अंदर सीरीज अलग हो सकती है चीजों की। 4th को खत्म करा तो 5th सबसे पहले खत्म होगा, 3rd की पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2nd जल्दी खत्म होगा। ये सीरीज बदल सकती है कि कौन पहले खत्म हो रहा है, कौन बाद में खत्म हो रहा है। खत्म सारे होंगे, एक भी टॉपिक लेवल अगर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि अगर प्रोड्यूसर्स को मार दिया गया तो बिल्कुल भी फूड जो है वो हर्बीवोर्स के लिए नहीं बचेगा। हर्बीवोर्स एकदम से खत्म हो जाएंगे। हर्बीवोर्स की एब्सेंस के अंदर कार्निवोर्स आल्सो खत्म हो जाएंगे। ऑल कैटेगरीज आर इंटर रिलेटेड। किसी भी टॉपिक लेवल को जो है वो रिमूव कर दो, अल्टीमेटली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो है वो इंपैक्ट कर रहा है। तो इंपैक्ट तो हो रहा है, सीरीज ऑफ स्टेप्स उसके अंदर जो है वो उसकी जो खत्म होने के या बर्बादी के जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग जो है वो हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है। इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर से जो है वो आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है फूड चेन्स की, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट हमेशा रहेगी, प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन जो है उससे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन ऑर्गेनिज्म किसको कब कहां कैसे कंज्यूम कर रहा है, कितने अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है, वो सारा का सारा जो है वो हमारे पास एक फूड चेन के अंदर जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। उससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे फ्रॉग्स जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं जो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है वो एंटर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस की। ये पूरी की पूरी टर्म हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो फ्लो करते हैं, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड्स यूज करे, पेस्टिसाइड्स प्लांट्स के अंदर आए, उन पेस्टिसाइड्स को जो है वो प्लांट्स को किसी और ने कंज्यूम किया तो पेस्टिसाइड्स का टॉक्सिक मटेरियल उस पर्टिकुलर बॉडी में एंटर कर गया, उसको किसी और ने कंज्यूम किया तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसी और बॉडी में जो है वो एंटर कर गया। तो इस तरह से जो टॉक्सिसिटी ट्रैवल कर रही है उसको भी जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं फूड चेन्स की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हम लोगों के पास एक और टर्म आती है, ये एक्चुअल रियलिटी में चीजें कैसे हो रही हैं मैं आपको इस पर्टिकुलर चेन के थ्रू जो है ना वो समझाता हूं। इसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, फूड वेब जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। फूड वेब मतलब आप अंडरस्टैंड करो कि ये नहीं है कि एक ही चेन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये जो हमारे पास माउस है वो इस प्लांट को भी खा सकता है, इस प्लांट को भी खा सकता है, ठीक है। तो माउस को हम लोगों के पास ये दो जगह से कनेक्टेड है, या हो सकता है इसको भी खा रहा हो। इंसेक्ट्स जो है वो किसी भी कीड़े को खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, इस वाले प्लांट को भी खा सकते हैं, इस वाले प्लांट को भी खा सकते हैं, कोई भी प्लांट को जो है खा सकते हैं, कोई किसी को भी खा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है उसके सिस्टम्स के ऊपर। जैसे ये डियर है, ठीक है, या ये बारहसिंगा जो भी है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्लांट्स को जो है वो कंज्यूम करा, तो प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले ही डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो यहाँ पे बन गए। अब ये माउस को नहीं खाएगा, ये रैबिट को नहीं खाएगा, इसको लोमड़ी खा सकती है, ठीक है, या इसको जो है वो वुल्फ खा सकती है, या इसको जो है वो मॉन्गूस खा सकता है, ठीक है, या छोटे छोटे जो है वो इनको खा सकते हैं। अब इसको अगर शेर को मिल जाएगा तो शेर खा लेगा, ठीक है, अगर ये शेर को मिल जाएगा तो शेर खा लेगा, अगर ये शेर को मिल जाएगा तो शेर खा लेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसको अगर स्नेक भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर को, ये चूहे को तो खा ही रहे हैं स्नेक्स, स्नेक्स को पीकॉक्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, स्नेक्स को ये ईगल भी कंज्यूम कर सकती है, ये फिशेस को वल्चर भी खा सकता है, ठीक है, और वल्चर को जो है वो लायन भी खा सकता है। तो ये एक इंटरकनेक्टेड वेब नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स को हमने एक साथ जो है वो रिप्रेजेंट यहां पे कर रखा है कि कौन किसको कहां कैसे जो है वो खा सकता है। बहुत सारे कोरिलेटेड इंटर रिलेटेड चीजें हैं। अब देखो स्नेक का फूड ये नहीं है कि खाली भगवान ने उसको नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ माउस पे ही छोड़ रखा है, चूहों की जो है वो जनसंख्या पे छोड़ रखा है, वो भैया कहीं पे उसको ये मिलेगा तो इसको भी खा लेगा, ये मिलेगा तो इसको भी खा लेगा, ठीक है। अब स्नेक को डायरेक्ट वल्चर भी जो है वो खा सकता है। अब इस चूहे को इवन उल्लू भी खा सकता है, वो कह रहा है भैया चूहा सिर्फ स्नेक के लिए नहीं है, मैं भी खाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो एक वेब नेटवर्क टाइप का जो है वो बन रहा है, जहां पे ये हम लोगों को पता लग रहा है कि कौन किसको कहां कैसे कब कितने अमाउंट में जो है वो खा रहा है, वो हमारे पास जो है वो फूड वेब वाली कैटेगरी के अंदर जो है ना वो फॉल करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी फूड चेन्स एक सिंगल इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दी, जो मल्टीपल फूड चेन्स जो है इसके अंदर रहती हैं। फूड वेब के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स को एक साथ हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो हो रहा है वो पूरे के पूरे सिस्टम्स के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, ओवरलैपिंग हो रही है फूड चेन्स की, जो कि हम लोगों के पास फूड वेब को जो है वो बना देती है। मैं आपको समझ रहा हूं कि आपको जो है वो क्लियर होगा, काफी सिंपल सा सिस्टम है। अब ये 10% लॉ जो है ना, ये मैं आपको न्यूमेरिकल से जो है वो समझाता हूं, ठीक है। 10% लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं यहां पे जो है ना वो इसको कंसीडर कर रहा हूं। मान लो सन से जो एनर्जी आ रही है हम लोगों के पास, वो मैं एक एग्जांपल इंस्टांस के लिए जो है वो ये मान लेता हूं कि 30,000 जूल जो है वो एनर्जी सन से आई। अब प्लांट्स की जो कैपेबिलिटी है ना, वो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, जो प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी का सिर्फ 1% ही यूज कर सकते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी सिर्फ 1% एनर्जी कंज्यूम करने की ही होती है। तो हो क्या रहा है, अब यहां पे हम लोगों के पास 30,000 का 1%, तो 1/100 हो गया, 2 0 से 2 0 कटी, तो हमारे पास कितनी एनर्जी बची जो प्लांट्स ने कंज्यूम करी 30,000 के अंदर से, सिर्फ 300 जूल।
अब प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स था जिसने सिर्फ 300 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो खर्च करी, जो अपने पास सन से जो है वो आ रही थी। उसके बाद हमारे पास आता है 10% लॉ। उसके बाद की फूड चेन के अंदर कोई भी ट्रॉपिक लेवल हो, वो 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल जो है वो कंज्यूम कर रहा है। अब मान लो प्लांट्स को जो है वो एकदम से प्राइमरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स जो है वो डायरेक्टली खा रहे हैं, तो वो हम लोगों के पास जो है वो कितनी एनर्जी को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, 10% ऑफ दिस एनर्जी। तो 10% अगर हम लोग 300 का लेंगे तो 300 का 10% विल बी इक्वल टू 30 जूल एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास इंसेक्ट्स ने कंज्यूम कर ली। अब इंसेक्ट्स को मान लो जो है वो कौन खा रहा है, हमारे पास फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग भी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा इंसेक्ट से, 10%। तो 30 का 10% इज, यहां पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास 3 जूल हो गया। फ्रॉग को अगर स्नेक खा रहा है तो कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा, 3 जूल का 10%। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ प्लांट से 1% एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो सन से डायरेक्टली जो है वो आ रही है। बाकी जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो हो रहा है, वो 10% ही हो रहा है हर ट्रॉपिक लेवल पे। प्लांट्स ने 1% एनर्जी को कंज्यूम किया, उसके बाद 10% लॉ के हिसाब से सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। यही इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो मैंने आपको करके दिखाया। अब इसकी डेफिनेशंस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 10% एनर्जी एंटरिंग द पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज एबल टू फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो होती है। बट जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो तकरीबन 1% ऑफ द एनर्जी सनलाइट से जो फॉल कर रही है उसको जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं और फूड एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन देखो, अब अगर आपने एक चीज अंडरस्टैंड करी हो, अभी मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया कि सन से तो इतनी आ रही थी, प्लांट्स ने 300, फिर 3, और फिर हम लोगों के पास जो है ये 300 का यहाँ पे आ जाएगा 30, और फिर इसका 3, फिर इसके अगले लेवल पे अगर जाएगी तो ये 0.3 जूल होगी। आप देख रहे हो कितनी कम एनर्जी है, ठीक है ना, 0.3 जूल से ज्यादा है ही नहीं। इसलिए जो ट्रॉपिक लेवल्स है ना वो 3-4 स्टेप्स तक ही रहते हैं, उसके आगे लंबे ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो नहीं होते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 ट्रॉपिक लेवल नहीं हो रहा, उसके पास एनर्जी नहीं बच रही है ट्रांसफर करने के लिए, जानी एनर्जी 10% ही है, बाकी सब जो है वो वेस्ट हो जाना। इतना बड़ा जो है वो शेर को खा के जो एनर्जी मिलनी है बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, बाकी सब तो वेस्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी कंज्यूम ही नहीं कर पाएगी पूरे के पूरे एनर्जी को, हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उसको पूरा का पूरा ट्रांसफर जो है वो कर ले, ठीक है। तो 0.3 जूल एनर्जी जो है वो सिर्फ बचती है लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। तो इसलिए 3-4 लेवल्स के बाद एनर्जी का फ्लो ही इतना ज्यादा कम हो रहा है कि वो इतने ज्यादा नेचर ने डिजाइन ही नहीं कर रखे हैं कि 4 ट्रॉपिक लेवल से या 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा लंबे ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस चीज के सवाल को जो है वो अच्छे से पढ़ लो कि हमारे पास फूड चेन्स 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स की ही है, क्योंकि 10% के लॉ के हिसाब से अगले ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी बचती है। तो अगर हम लोग हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे जाएं तो बहुत ही कम एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास बचेगी, इसलिए 3-4 से ज्यादा लंबे फूड चेन्स जो है वो हमारे पास नहीं प्रेजेंट होते हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, मान लो प्लांट्स हैं, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे किसके अंदर एंटर कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वो एंटर कर रहे हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी आई, प्लांट्स को किसी और ने कंज्यूम किया, फिर वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे चला गया, फिर वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे वो टॉक्सिसिटी चली गई। तो इस तरह से जो टॉक्सिसिटी इवन एक ट्रॉपिक लेवल पे इस्तेमाल हो रही है वो पूरी की पूरी फूड चेन को जो है वो इंपैक्ट कर रही है। इसी चीज को हम लोग जो है वो बोल देते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो बोल देते हैं। तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस की किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक टॉपिक लेवल पे, वो उसको हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, और जो हाईएस्ट सबसे ऊपर जो है वो फूड चेन्स के अंदर प्रेजेंट है उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी जो है वो होगी। ये चीज जो है ना वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये प्लांट्स थे, ठीक है, जो कि एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का पार्ट थे, इसके अंदर हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जहां से बहुत ज्यादा गंदगी टॉक्सिसिटी जो है वो इस सेकंड लेवल पे आ गई। अब देखो एनवायरमेंट फैक्टर्स बहुत बड़ा फैक्टर है,
ये प्लांट्स ने एनवायरनमेंट के अंदर से इसने गेन करा पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, सारी टॉक्सिसिटी सेकंड लेवल पे। अब सेकंड लेवल के अंदर प्लांट्स वाली टॉक्सिसिटी तो आ ही गई, अब ये जो एनवायरनमेंट से गंद गेन करेगा या टॉक्सिसिटी गेन करेगा वो थर्ड लेवल पे जाएगी। तो एक तो इसकी आ ही रही थी, एक इसने खुद एनवायरनमेंट से जो कुछ ना कुछ गेन करता रहा टाइम टू टाइम, जिससे इसके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो आ गई। फिर ये टॉक्सिसिटी थर्ड लेवल पे जाएगी। थर्ड लेवल के अंदर टॉक्सिसिटी कौन सी है? जो सेकंड ने एनवायरनमेंट से गेन करी है और जो फर्स्ट प्लांट से जो है वो आ रही थी। ऐसे ही जो थर्ड है वो टॉक्सिसिटी को एनवायरनमेंट से गेन करेगा और इसको अगले वाले फोर्थ वाले स्टेप पे जो है वो भेज देगा। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, जो फोर्थ स्टेप है ये हमारे पास द मोस्ट टॉक्सिक वन है। क्यों? क्योंकि एक तो यहां से जो फ्लो करता हुआ टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा था वो इसमें है, दूसरा इन्होंने जो सेकंड और थर्ड ने और फर्स्ट ने एनवायरनमेंट से गेन करा वो सारा भी उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो एक टॉप ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड इसमें करनी है। इसको डेफिनेशन के हिसाब से जो है वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस को। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस की, वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस की होती है टॉप या हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। जैसे ग्रास ने केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो और रिसीव द केमिकल सब्सटेंसेस फोडर के साथ जो है वो इसको मिले, और मिल्क के अंदर, मीट के अंदर ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो आगे साइड पे ट्रैवल करते रहे। ये मैंने सारा जो है वो आपको समझा दिया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और सीबीएसई जरूर चाहता है कि ये बच्चों को जो है वो पता हो और इसके ऊपर सवाल के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमारी अर्थ को सन की जो डायरेक्टली पड़ रही यूवी रेडिएशन है उससे बचाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अर्थ है तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वजह से अर्थ के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती, वो उसकी पहले ही बेंडिंग इतनी हो जाती है कि वो अर्थ के बाहर साइड पे ही जो है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो अर्थ के सराउंडिंग के अंदर जो एक ये लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं उस वो जो है वो कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है। और ओजोन एक डेडली पॉइजनस गैस है और बहुत हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पे जो है वो प्रेजेंट है। फॉर्मूला इसका हमारे पास क्या है? O3 है। बनती कैसे है? जो ये क्या कर रही है, पहले फंक्शन देख लेते हैं। शील्डिंग कर रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की डायरेक्टली जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल करती है तो हमें स्किन कैंसर जो है वो हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर में होल्स हो गए हैं, ये सारी की सारी फिलॉसफी जो है वो ट्रैवल करती रहती है। कुछ लोग इसको निगेट करते हैं, इवन कुछ कंट्रीज भी इसको निगेट करते हैं, वो कहते हैं फालतू का प्रोपेगेंडा है। लेकिन कुछ कंट्रीज इसको सीरियसली लेते हैं। मैं इस पर कोई ऐसे अपनी राय नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि जो बुक्स में नॉलेज अवेलेबल है वो यही है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट करी थी, ओजोन होल्स जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, और हम लोगों के पास ओजोन लेयर डिप्लीट करने के रीजन हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो ऑक्सीजन के एटम में चेंज हो जाती हैं। अब ये ऑक्सीजन का एटम जो है वो O2 के साथ कंबाइन करता है तो मेरे पास O3 का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो जाता है। अब O3 जब बन गई तो ये ओजोन जो है वो बन गई। अब ये डिप्लीट क्यों कर रही है? ये तो फॉर्मेशन थी, अब ये डिप्लीट क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये बहुत हायर लेवल तक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो चले जाते हैं, जिससे वो इस O3 के मॉलिक्यूल को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करके जो है वो O3 का मॉलिक्यूल जब टूट जाता है तो वो पूरा का पूरा ओजोन लेयर का जो है वो एक ग्रुप मॉलिक्यूल्स का चेंज हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर, जिससे वहां पे एक होल जो है वो हो गया था। अब ऐसा बोला जाता है वो रिपेयर हो गया। ठीक है, अपने आप ही जो है वो नेचर ने उस चीज को रिपेयर कर दिया। तो ये केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं ओजोन के साथ और इनको जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं और होल्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आजकल किसी भी आदमी का इस चीज़ पे ध्यान नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, हाउस होल्ड वेस्ट को जो है वो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वही हमारा काम है और ना तो गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत अच्छे स्टेप्स मेजर्स जो है वो ले रही है। इवन आप अगर देखो तो सिंगापुर जैसे कंट्रीज के जो डंप यार्ड्स हैं वो उन्होंने पब्लिक अट्रैक्शंस का केंद्र जो है वो बना रखे हैं। सिंगापुर में जहाँ पे भी वो डंप यार्ड उन्होंने बना रखे हैं, लोग दूर दूर से विजिट करने आते हैं। इतने साफ सुथरे क्लीन एरियाज जो है वो उन्होंने एक इकोसिस्टम्स के थ्रू जो है वो डिज़ाइन कर रखे हैं, जहाँ पे उनका वेस्ट जो है वो डंप
डंप हो रहा है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर तो प्रॉपर स्पेसेस ही नहीं है या कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है उस लेवल की चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो हमारे घरों का जो वेस्ट है, सबसे बड़ा वेस्ट जो हमारे प्रोड्यूस हो रहा होता है वो होता है हमारे पास किचन वेस्ट, जो कि पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आराम से अगर कोई सिस्टम के थ्रू इसको डिकम्पोज किया जाए तो ये सारा का सारा वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बैग्स हैं, एनवेल्प्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, और उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सारे के सारे हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर जो है वो आते हैं। अब इसके अंदर आपके घर के बाहर भी शायद गाड़ी आती हो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर लो, गीले कूड़े को अलग कर लो, सूखे कूड़े को अलग कर लो, बायोडिग्रेडेबल को अलग कर लो। सेफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स का जो है वो करना चाहिए, वैसे तो यूज ही नहीं करने चाहिए। वेजिटेबल फ्रूट्स पील्स जो है वो ट्रीज के नियर कहीं पे डंप कर देने चाहिए ताकि वो डिकम्पोज होके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो दें। पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं और कंपोस्ट पिट्स जो है वो बनाई जा सकती हैं घरों के अंदर, जो घर का जो किचन वेस्ट है उसको जो है वो डिकम्पोज करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेथड्स ऑफ मैनेजिंग द गार्बेज। ठीक है, मेथड्स कैसे हैं गार्बेज को मैनेज करने के लिए? तो रिसाइकिल वेस्ट का करें, पेपर का करें, प्लास्टिक का करें, मेटल्स का रिसाइकिल होना बहुत जरूरी है। रिसाइकिल का मतलब होता है जैसे एक पर्टिकुलर, मान लो ये पेन है, इसको मेल्ट करके, अब मेरे को नहीं चाहिए अगर, तो इसको मेल्ट करके किसी और फॉर्म में जो है वो चेंज कर दो, इससे कुछ और जो है वो बना लो, कोई दूसरा पेन बना लो, इससे हो सकता है इससे 4 पेन बन जाए। ठीक है, तो वो रिसाइकलिंग जो है वो हो गया। तो प्रेपरेशन ऑफ द कंपोस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज किचन वेस्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये कंपोस्ट एक बड़ा खड्डा करके सारा का सारा किचन का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उस खड्डे में डाल देना चाहिए, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और हम लोगों के पास जो है वो एक सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने का काम जो है वो करेगा। सीवेज वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए इनको रिवर्स में छोड़ने से पहले, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ऐसा अच्छे तरीके से सब जगह पे तो नहीं हो रहा होगा। इंसर्नेशन जो है ये बहुत बड़ा सिस्टम है और ये इवन सिंगापुर भी इस्तेमाल कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे, कि सारे के सारे वेस्ट को 24 घंटे 7 दिन जो है वो हीट किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे, और बर्निंग से, हाई टेम्परेचर से जो भी उसके अंदर पानी का कंटेंट होता है वो सारा सूख जाता है, पानी जो है वो निकल जाता है और वॉल्यूम जो है वो काफी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और एशेस जो है वो बन जाती हैं, जिसको हम लोग लैंडफिल्स के अंदर जो है वो डाल सकते हैं, लो लाइंग एरियाज के अंदर, और उसको अर्थ से जो है वो बाद में कवर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के एनवायरनमेंट के ऊपर? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारी माल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हम लोगों के पास ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, वो सॉइल को जो है वो बंजर बना रहा है, सॉइल की डेजर्टिफिकेशन जो है वो हो रही है, बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे बैक्टीरियाज जो है वो हम लोगों के पास खत्म हो रहे हैं, तो जिससे एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो हो रही है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रही है, बहुत ज्यादा पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से निकाला जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट कर रहा है और हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं अलार्मिंग फैक्टर है, और बहुत अच्छे से जो है वो गवर्नमेंट को इनके ऊपर जो है वो मेजर्स लेने चाहिए, प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी चाहिए चीज़ों की लेके, और मेथड्स जो है वो सही यूज करने चाहिए ताकि लोग अच्छे से जो है वो चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद हमारे पास 3R प्रिंसिपल आता है। 3R प्रिंसिपल क्या बता रहा है, मैं ये SHNCERT में सिर्फ यूज कर रखा है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है वो समझा देता हूँ। 3R 3R है इसमें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब आप पहले तो चीजों का जो, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, कम यूज मत करो, कम कर दो उसका यूज करना, कुछ और जूट बैग्स ले आओ, ठीक है, कुछ और ले आओ, या रीयूज करो। ठीक है, एक बार पॉलिथीन लेके आ रहे हो, दोबारा सब्जी उसी में ले आओ, फिर तीसरी बार भी सब्जी उसी में ले आओ, चौथी बार भी सब्जी उसी में ले आओ, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि भैया वो रीयूज होता रहे बार बार, और उसके बाद उसको रिसाइकिल कर दो योग, ताकि वो प्लास्टिक जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, रोड्स बनाने के लिए काम आ सके, या किसी और चीज में जो है वो कन्वर्ट हो सके। तो ये इस तरह से जो है वो रिसाइकलिंग भी चीजों का जो है वो हो सकता है। ये काफी सिंपल सी चीजें हैं, वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रिसाइकलिंग क्या है, रीयूज चीजों का जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, या रिड्यूस हम लोग जो है वो लेस वेस्ट प्रोड्यूस करने की तरफ जो है वो मूव करने को हम लोग इसके बोल देते हैं। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारे वीडियोस क्लास 10th के ऑलरेडी जो है वो हम लोगों ने डाले हुए हैं, चैनल चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।